जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो आपका लेक्चर टॉपिक है वो है टूल बेस्ड लेक्चर इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इसी प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि हम कोड के थ्रू, सोर्स कोड के थ्रू कैसे अपना स्कैनर या लेक्चर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको वो कोडिंग जो है दिखाई थी। तो अब वो एज अ प्रोग्रामर मतलब आप सोर्स कोड लिखेंगे और आप जो है स्कैनर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो मेथड थोड़ा बहुत जो है डिफ़िकल्ट है, चूँकि आपने कोड लिखनी होती है। अब ये दूसरा मेथड जो है ये हम फ्लेक्स जो कि एक टूल है, इसको यूज़ करके भी अपना लेक्सिकल एनालाइज़र या स्कैनर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ फ्लेक्स, तो फास्ट लेक्सिकल एनालाइज़र जनरेटर। तो ये वो टूल है जो एनालाइज़र को जनरेट करता है। जनरेट्स सी कोड फॉर लेक्सर, जिसको हम टोकनाइज़र भी कहते हैं। रीड्स इनपुट टेक्स्ट एंड splits एट इनटू टोकन्स यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस। अब ओवरऑल ये फ्लेक्स टूल किस तरह काम करता है, आप जो है एक फ़ाइल बनाएंगे जिसमें पैटर्न्स डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो फिर उन पैटर्न्स को हम फ्लेक्स टूल के थ्रू सी कोड में कन्वर्ट करेंगे। जब हमारे पास वो सी कोड जो है बन जाती है, तो उसके बाद उस सी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और उसमें अपना जो है कोई सोर्स कोड, कोई एक दो स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, तो वो उस स्टेटमेंट के टोकन्स बना सकता है। तो मतलब आपके पास दो मेथड्स हैं, या तो आप सोर्स कोड के थ्रू स्कैनर बनाओ, उसमें अपना सोर्स कोड दे दो और टोकन्स जनरेट करो। ठीक है, और दूसरा जो मेथड है ये वो फ्लेक्स टूल का है। आप जस्ट पैटर्न्स को डिफ़ाइन करो और पैटर्न्स को फिर जो है सी कोड में कन्वर्ट करो। अब वो कन्वर्जन का काम जो है ये फ्लेक्स टूल करता है, और जैसे ही वो सी कोड में कन्वर्ट हो जाए, उसमें आप अपना सोर्स कोड दे सकते हैं और टोकन्स को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये फ्लैक्स का जो है डाउनलोड का सेटअप है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये आप फ्लैक्स टूल को डाउनलोड करें, फिर उसके बाद ये बाइसन फाइल को डाउनलोड करें, और थर्ड वन जो है डो सी प्लस प्लस को जो है डाउनलोड करें। तीनों को डाउनलोड करने के बाद अब नीचे जो यहाँ पे लिखा है, कोशिश करें कि ये जो पहले दो टूल्स हैं इनको आप एक ही फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल करें, सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे GNU Win32 फ़ोल्डर, तो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और ये दोनों जो है वहाँ पे इंस्टॉल करें। उसके बाद डो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करें सी ड्राइव में किसी दूसरे फ़ोल्डर में। तो इस तरह आप इंस्टॉल करें, वहाँ पे डो सी पी पी एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगी ड्राइव के अंदर। ठीक है, अब इंस्टॉल करने के बाद आपने जो है ये इन्वायरमेंट पाथ्स जो हैं वो उनका सेटअप करना है। तो इसके लिए जो है आप अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को ओपन करेंगे और सिस्टम पाथ के नीचे ये दो पाथ आपने जो है वहाँ पे पुट करने हैं, इंसर्ट करने हैं। अब ये कैसे आपने करने में आपको जो है यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे सर्च करें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इस तरह आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाएंगे और यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है पाथ के नाम से, ठीक है, इसको यहाँ पे आप एडिट करें। और चूंकि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट कर चुका हूँ, तो ये दो पाथ्स आपने यहाँ पे जो है इंसर्ट करने हैं। और ये पाथ आपने लेने कहाँ से हैं, या तो आप इसी जो है यहाँ से इस स्लाइड से कॉपी कर लें वन बाय वन, या जो है आप इसको अपने जहाँ पे आपने वो इंस्टॉल किए होंगे, एक GNU Win32 फ़ोल्डर और एक जो है DOCPP, तो यहाँ से अगर आप जाएंगे तो बिन वाले फ़ोल्डर में चले जाएं और यहाँ पे यहाँ से इस बात को कॉपी करके तो यहाँ पे जो है पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम हो सकता है आपने पहले जावा या उसके लिए किया होगा, ये इतना जो है टफ सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों पाथ्स जो है इंसर्ट करने के बाद अब आपका फ्लेक्स टूल जो है रेडी है यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि हाउ टू क्रिएट एंड रन अ फ्लेक्स प्रोग्राम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। जस्ट सिंपल आप नोटपैड को ओपन करें और उसमें जो है अपने पैटर्न्स डिफ़ाइन करें और उसको .l के नाम से सेव करें। फिर जो है अब ये पैटर्न्स का मतलब ये है यहाँ पे, जिस तरह आप इससे पिछली लेक्चर में आपने देखा था कि हम कोड लिखते थे, कीवर्ड्स को डिफ़ाइन करते, टोकन्स को डिफ़ाइन करते थे, फिर उन टोकन्स के लिए पैटर्न्स को डिफ़ाइन करते थे, फिर आइडेंटिफायर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, नंबर्स को, ऑपरेटर्स को। सेम यहाँ पे आपने वही काम जस्ट पैटर्न्स के थ्रू करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, CMD को ओपन करें, कमांड प्रॉम्प्ट को,
और जो है ये तीन आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, इन तीन कमांड्स को आपने रन करना है CMD में। तो जो है आप अपना मतलब अपने सोर्स कोड के टोकन्स इस तरह जनरेट कर सकते हैं। अब ये मैं आपको जो है प्रैक्टिकली यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप सिंपली अगर देखेंगे तो एक ये नोटपैड की फ़ाइल है class.l के नाम से, ठीक है। इसको अगर हम ओपन करें तो हमें यहाँ पे जो है पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पैटर्न से मुराद ये है कि जिस तरह आपने कोड में देखा था, हमने टोकन्स को डिफ़ाइन किया था, तो सेम वही चीज़ है लेकिन ये पैटर्न्स के थ्रू है। तो सपोज़ यहाँ पे लिखा है कि जब हमें इंट, फ्लोट और कैरेक्टर मिले तो हमें जो है कीवर्ड रिटर्न हो। इसी तरह जब इस तरह के पैटर्न मिले तो हमें आइडेंटिफायर जो है रिटर्न हो, या इस तरह नंबर्स हैं, ये नीचे आप देख सकते हैं। ये इसको हम कहते हैं पैटर्न्स और इसको हम कहते हैं एक्शन, ठीक है। तो ये एक्शन उसके ऊपर हम लेते हैं। तो यहाँ भी ये वाइट स्पेस के लिए है कि अगर जब भी आपको /t या /n मिले तो आपने उसको इग्नोर करना है। तो ये कुछ पैटर्न्स जस्ट वहाँ पे आपने जो है एक मिनी स्कैनर बनाया था और 70 लाइंस वहाँ पे थे कोड के हमारे पास। ये वही सेम काम कर रहा है लेकिन कुछ ही लाइंस में, लेकिन आपको ये पैटर्न्स थोड़े बहुत याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ काम कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक फ़ाइल बनानी है, नोटपैड फ़ाइल बना लें और .l के नाम से उसको सेव कर लें। फिर हम यहाँ पे CMD को ओपन करते हैं, तो इसी फोल्डर में हमने ओपन करना है यहाँ पे लेकिन CMD। तो ये हमारे पास इस तरह कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कमांड्स देने, और ये तीनों कमांड्स जो मैं देने लगा हूँ ये तीनों वहाँ पे मैंने स्लाइड्स में जो है रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्लेक्स, और फ्लेक्स लिखने के बाद यहाँ पे वो जो फाइल है उसका नाम लिखें, तो class.l। अब चूँकि ये txt फाइल है तो .txt भी लिखें। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फ़ाइल जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फ़ाइल देख सकते हैं। ये अब हमारे इन पैटर्न्स को फ्लेक्स ने जो है सी कोड में कन्वर्ट कर दिया है। पैटर्न्स हमारे पास अब सी कोड में आपको जो है नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये वो सी कोड है, मतलब ये स्कैनर है या लेक्सर है जिसके थ्रू आप टोकन्स बना सकते हैं। अब अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे एक दूसरी, क्योंकि हमने इसको अब एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना है, तो दूसरी कमांड हम यहाँ पे लिखेंगे GCC, क्योंकि हम वो कंपाइलर के थ्रू करें। GCC कंपाइलर का नाम है, ठीक है, DOC++ के अंदर जो है। तो GCC और यहाँ पे लिखें आप लेक्स डॉट, यहाँ पे जो ये फ़ाइल है इसी का नाम और एक्सटेंशन आपने लिखना है .yy.c, क्योंकि सी फाइल है। तो यहाँ पे सी लिखें और यहाँ पे एक और हमारे पास फाइल जनरेट होगी, ठीक है। ये फ़ाइल आप देख सकते हैं, ये वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसमें आप अपना सोर्स कोड लिख सकते हैं और ये आपको टोकन्स बना के दे सकता है, ठीक है। इधर ही आपने डायरेक्ट जो है एग्जीक्यूट करना है, तो डायरेक्ट आप लिखें है .exe, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना कोड लिखें और अब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जस्ट स्टेटमेंट लिखा और हमारे पास उसके टोकन्स जो है जनरेट हो गए। तो ये आपने देखा कि हमारे पास जस्ट एक ये सेकंड मेथड है कि आप किसी फाइल में पैटर्न्स को डिफ़ाइन करो, उसको जो है फिर सी कोड में कन्वर्ट करो और फिर उसको जो है एग्जीक्यूट करो, और उसके बाद आप अपना कोई भी स्टेटमेंट अगर लिखते हैं तो उसके टोकन हमारे पास जनरेट्स हो सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखें आपका ये लेक्चर जो है टोकनाइजेशन एंड रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में है। मतलब यहाँ पे हमने कुछ रूल्स देखने हैं कि हम जब टोकन्स बनाते हैं तो कौन से रूल्स हैं। मतलब ऐसे कोई भी चीज़ उठा के डायरेक्ट तो टोकन जनरेट नहीं हो सकता, कोई रूल होता है हर एक उसके लिए, आइडेंटिफायर के लिए और इसी तरह कीवर्ड के लिए, ठीक है। तो टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ प्रोग्राम इनटू स्मॉल मीनिंगफुल यूनिट्स कॉल्ड टोकन्स दैट द कंपाइलर कैन रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस। तो सिंपली टोकनाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप सोर्स कोड को टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो है जो टूल हम यूज़ करते हैं वो लेक्सर है, या टोकनाइज़र भी उसको कहते हैं। लेक्सर रीड्स द सोर्स कोड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर
उसके बाद जो है वो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, नंबर्स और सारी चीज़ें इस तरह आइडेंटिफाई करता है। वाइट स्पेसेस और टैब्स को हम जो है इग्नोर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने कोड या पैटर्न्स में डिफ़ाइन करनी होती हैं, क्योंकि कंपाइलर या स्कैनर जो है इस तरह डायरेक्ट नहीं समझ सकता, एक एक चीज़ आपने डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद ये सारे टोकन्स हम जो है पार्सर को देंगे, ताकि पार्सर नेक्स्ट फेज़ में सिंटैक्स एनालिसिस के लिए जो है सिंटैक्स एनालिसिस का काम कर सके। ठीक है, ये जस्ट एक डायग्राम है। आप लेक्सिकल एनालाइज़र को यहाँ से सोर्स कोड देंगे और यहाँ पे आपके लिए पैटर्न्स जनरेट करेगा। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एक तो ये है कि सोर्स कोड को एनालाइज करना इजी होगा। ठीक है, क्योंकि जब ये पार्सर जो कि नेक्स्ट फेज़ में हम उसको यूज़ करते हैं, वो पार्सर टूल, तो वो डायरेक्टली रा कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वो जब भी सिंटैक्स एरर को ढूंढता है तो वो टोकन्स के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। यहाँ पे है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में रेजिक्स कहते हैं, डिफाइंस पैटर्न्स इन टेक्स्ट। इट हेल्प्स रिकॉग्नाइज टोकन्स। कंपाइलर्स यूज रेजिक्स टू डिस्क्राइब वैलिड आइडेंटिफायर्स, नंबर्स एट्सेट्रा। एग्जाम्पल में देखेंगे, एक सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये पैटर्न हमने डिफ़ाइन किया है कि स्कैनर को जब भी इस तरह कोई पैटर्न मिले सोर्स कोड में, तो उसका टोकन जो बनेगा वो आइडेंटिफायर होगा। अब ये सिंपल अगर आप देखें प्रोग्रामिंग में, तो ये सपोज़ एक स्टेटमेंट है, इसके जो टोकन बनेंगे तो फ्लोट का बनेगा, इसी तरह टोटल का एक टोकन बनेगा, प्राइस का, और इसी तरह टैक्स का। जब भी आप टोकन्स बनाते हैं तो आप इस तरह ये जो है सिंबल का यूज़ करते हैं, या जो है आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो लेक्सर सोर्स कोड को रीड करता है। वो लेक्सर क्या करता है, रेगुलर पैटर्न्स या जो रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न्स हैं उनको मैच करता है टोकन्स के साथ। तो लास्ट में हमारे पास जो टोकन स्ट्रीम होती है वो जनरेट होती है और उसको हम पार्सर को प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से ये रूल्स हैं कि रूल्स फॉर फॉर्मिंग टोकन्स इन लेक्सिकल एनालिसिस, कि जब आप टोकन्स बनाते हैं तो कौन सी रूल जो है स्कैनर यूज़ करता है, ठीक है, या लेक्सर यूज़ करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लॉन्गेस्ट मैच रूल। तो स्कैनर हमेशा यही कोशिश करता है कि वो किसी स्टेटमेंट में सबसे लेंथी चीज़ उठाए और उसका एक ही टोकन बनाए। मतलब हम ज़्यादा टोकन्स नहीं बना सकते, तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप स्टेटमेंट से ज़्यादा चीज़ें उठा के एक टोकन बनाओ। तो यहाँ पे ये इक्वल ऑपरेटर जो है, इसके अलग अलग टोकन नहीं बनेंगे कि एज आ असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे ये इक्वल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो इसका एक ही टोकन बनेगा। तो यहाँ पे टोटल 3 टोकन्स जो है बनेंगे। वाइट स्पेस रूल है। स्पेसिस, टैब्स और न्यू लाइंस जो हैं, इसको हम इसके थ्रू हम सेपरेशन का काम करते हैं। जो है इनके टोकन्स हम जनरेट नहीं करते। तो यहाँ पे सपोज़ अगर आपने इस तरह लिखा है इंट स्पेस ए, तो हमारे पास टोटल 2 टोकन्स बनेंगे। लेकिन अगर आपने स्पेस नहीं दिया तो फिर हमारे पास एक ही टोकन जनरेट होगा। तो स्पेसिस जो है या न्यू लाइंस या टैब्स, ये जैसे ही आप किसी जगह पे लगाते हैं तो फिर वहाँ से हम दूसरा टोकन जनरेट करते हैं। ठीक है। थर्ड रूल है कीवर्ड रिकग्निशन रूल। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स को जो है आप उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स के लिए। तो अगर इस तरह लिखा है तो 2 टोकन जनरेट होंगे, लेकिन अगर इस तरह आपने लिखा है तो फिर ये यहाँ पे एज आ आइडेंटिफायर कंसीडर होगा। ठीक है, और ये भी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर रूल है। तो जो वेरिएबल या फंक्शंस आप जो है बनाते हैं तो वो आप किसी भी नाम से जो है बना सकते हैं, बस उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे ये वैलिड आइडेंटिफायर है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, लेकिन ये एन वैलिड है यहाँ पे, क्योंकि स्टार्ट में हम नंबर नहीं लगा सकते। फिफ्थ वन है सेपरेटर या डीलिमिटर। डीलिमिटर भी सेपरेटर को कहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो चीज़ों को सेपरेट करते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं, इस तरह के सिंबल्स, इनको हम डीलिमिटर्स कहते हैं। अब देखें कि इंट ए कॉमा बी और सेमी कॉलन, तो यहाँ पे इसी तरह टोकन्स बनेंगे। ठीक है। ऑपरेटर रिकग्निशन रूल है। ऑपरेटर्स आर रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट टोकन्स। तो अगर आप ऑपरेटर्स जो है इस तरह लिखेंगे तो ऑपरेटर्स को हम अलग वो कंसीडर करेंगे, टोकन्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतने टोकन्स जनरेट हो सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट रूल है। अगर आपने किसी स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग को यूज़ किया है तो फिर वो एक ही टोकन कंसीडर होगा, चाहे आप उसमें स्पेसिस लगा लें या ना लगाएं, लेकिन वो एक ही टोकन कंसीडर होगा। तो यहाँ पे इस तरह के टोकन्स जनरेट होंगे।
कमेंट इग्नोरिंग रूल है, कमेंट्स को हम इग्नोर करते हैं, उनके टोकन्स जनरेट नहीं करते। तो अगर इस तरह स्टेटमेंट आपने लिखी है तो यहाँ पे इंट और ए और सेमी कॉलन के 3 टोकन्स बनेंगे और कमेंट को इग्नोर किया जाएगा। उसके बाद है टोकन सेपरेशन बाय सिंबल्स। तो अगर आप किसी मतलब आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जिसमें स्पेसिस नहीं है, तब भी टोकन्स अलग अलग जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये एज ए सेपरेटर भी यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह 5 या 6 टोकन्स जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ ये मैंने वो एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम्स रखे हैं ताकि आप इनके जो है टोकन्स जनरेट करें। तो यहाँ पे कुछ वो रूल्स को जो है बेस्ड ऑन रूल्स यहाँ पे आपने टोकन्स जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अगर काउंट करूँ कि कितने टोकन्स जनरेट होंगे, तो 1 2 3 4 5, ये जो है हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कमेंट है। तो 5 के बाद है ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ तक हमारे पास 14 टोकन्स जनरेट होंगे। फिर ये 15 16 17 18 19 और 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 30 31 32। तो 32 टोकन्स यहाँ पे हमारे पास जनरेट होंगे। ये एक सेकंड जस्ट एक स्टेटमेंट है। इसके अगर आप देखेंगे तो 1 2, फिर यहाँ से ये कोटेशन मार्क्स स्टार्ट एंड एंड तक ये एक ही टोकन जनरेट होगा, ये हमने रूल में अभी देखा था। तो 1 2 ये 3, फिर ये 4 5 6 7 8 9 और 10 टोकन्स हमारे पास जनरेट होंगे। एक सेकंड प्रोग्राम है, इसमें आप देखें तो ये इसी तरह, ये तो इजी है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं। आप जो है इस पे जो है प्रैक्टिस कर लें और जो है ये टोकन्स को जनरेट करें। फिर ये एक और वो है एग्जांपल प्रोग्राम है, यहाँ पे टोकन्स आप बना लें। बाकी तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट ये जो है यहाँ पे एक टोकन जनरेट होगा। यहाँ पे मैंने जो है इंट को सेपरेट लिखा है, तो यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होगा क्योंकि वो इसका काम नहीं है। इस फेज़ में हम एरर्स को नहीं देखते, हमने टोकन्स जनरेट करने हैं। तो यहाँ पे 2 टोकन्स जनरेट होंगे। फिर इसी तरह ये थर्ड, इसी तरह आप अगर यहाँ पे केयर को देखें तो केयर में से ये सी एच का अलग टोकन बनेगा और ए आर का अलग से टोकन जनरेट होगा। इसका एक टोकन जनरेट होगा। यहाँ पे आई एन का एक टोकन बनेगा, कमेंट को हम इग्नोर करेंगे और टी का दूसरा जो है टोकन जनरेट होगा। और इसी तरह इसका भी एक ही टोकन बनेगा, क्योंकि फ्लोट एक नंबर है जस्ट, तो फ्लोट नंबर का भी एक ही टोकन बनता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो इजी है टोकन्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक तो इजी है। यहाँ पे आप वो लुक अहेड रूल का यूज़ करें, कि क्योंकि स्कैनर कभी भी किसी कैरेक्टर को जब देखता है तो डायरेक्ट टोकन नहीं जनरेट करता, बल्कि उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर को लाजमी चेक करता है। तो अगर आप ये प्लस को देखकर डायरेक्ट टोकन बनाते हैं तो ये गलत होगा। प्लस के बाद यहाँ पे दूसरा प्लस है, तो दोनों का हम एक टोकन बनाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर एज ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है, तो उसका यहाँ पे एक टोकन जो है जनरेट होगा। फिर हम प्लस को चेक करेंगे, डायरेक्ट टोकन नहीं बनाएंगे, आगे नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक करेंगे जो कि माइनस है। तो प्लस माइनस तो यूज़ नहीं होते, तो इसी वजह से हम यहाँ पे प्लस का एक सेपरेट टोकन बनाते हैं। फिर उसके बाद माइनस का जब हम देखेंगे तो माइनस के साथ नेक्स्ट को देखेंगे, तो माइनस माइनस डिक्रीमेंट के लिए यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे एक ही टोकन जनरेट होगा। फिर इन दोनों का एक अलग से टोकन जनरेट होगा। फिर ये प्लस और ये प्लस का जो है नेक्स्ट एक टोकन जनरेट होगा। फिर ये प्लस और प्लस का हम यहाँ पे वो टोकन जनरेट नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेक्टर को देखेंगे। तो यहाँ पे इक्वल है, तो प्लस और इक्वल जो है वो कंपाउंड स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं कि वैल्यू को ऐड भी करो और फिर उसके बाद स्टोर भी करो। तो इन दोनों का एक टोकन जनरेट होगा। फिर यहाँ पे ये अलग टोकन जनरेट होगा और सेमीकोलन का एक अलग टोकन। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे केयर का एक टोकन बनेगा, नेम का टोकन बनेगा, स्टार्टिंग क्लोजिंग, तो 4 टोकन, 5 यहाँ से यहाँ तक 6 और सेमीकोलन 7 8 9 10 11, ये 12 13 और 14 इस तरह। यहाँ पे जो है टोकन जनरेट हो सकते हैं 1 2 3 4, ये भी आपने काउंट करने हैं। तो अगर टोटल की बात आ जाए तो यहाँ पे टोटल जो टोकन्स बनेंगे वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ये दोनों का एक ही बनेगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू ये रिलेशनल ऑपरेटर है, तो यहाँ पे एक टोकन जनरेट होगा। ठीक है, तो ये काउंट करें इसके साथ जितने भी बनते हैं, तो ये सारे आपके इस प्रोग्राम के टोकन्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम अपना लेक्चर जो है एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।